to articulate my views on a subject of such global import. It's very propitious that this discussion is being held in this House at a point in time when the world is confronted with the possibility of a global recession. You have a double dip staring you in the face, let's have order in the House. And public finances around the world are under restraint. मैं माननीय आडवाणी जी की राय से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं कि जो समानांतर अर्थव्यवस्था है, what we call as a shadow economy or a parallel economy, it saps the vitality of the nation, it denies legitimate revenue which should go to the government, it corrupts the electoral system, and most importantly, आडवाणी जी ने बात बिल्कुल सही कही कि टैक्स इवेजन और प्रोसीड्स और क्राइम के में फर्क है। इसीलिए माननीय अध्यक्षा जी, I will endeavor to divide my presentation into three parts. First, I will try and apprise this august assembly what is the nature and extent and the magnitude of the problem. What is the nature of the beast that we are dealing with? Number two, जो सरकार ने इस काले धन को बाहर निकालने के लिए पहल की है, और तीसरा, जो कुछ मुद्दे आडवाणी जी ने उठाए हैं और जो सार्वजनिक चर्चा में कई दिनों से आ रहे हैं, उनका जवाब देने का ही मैं चेष्टा करूंगा। पर ये जो काले धन का मामला है, इसके दो पहलू हैं। एक आंतरिक पहलू है और एक बाहरला पहलू है, एक्सटर्नल डायमेंशन है, जिसके ऊपर आज ये काम रोको प्रस्ताव लाया गया है। जो आंतरिक पहलू है वो भी उतना ही जरूरी है जितना कि एक्सटर्नल डायमेंशन। आज ये अनुमान लगाया जाता है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है, भारत की जीडीपी है, वो $2 ट्रिलियन है। सरकारी आंकड़े तो कोई अभी मौजूद नहीं है, पर विशेषज्ञों का यह मानना है कि भारत में जो समानांतर अर्थव्यवस्था है, जो पैरेलल इकोनॉमी है, वो शायद लगभग $1 ट्रिलियन है। आज भारत की जनसंख्या 121 करोड़ है। उसमें से 65% जो लोग हैं वो खेती बाड़ी से संबंधित हैं। दे आर एक्सक्लूडेड from the tax net under section 10 of the income tax act. उसके बावजूद 42 करोड़ इस देश में ऐसे लोग हैं जिनको कर देना चाहिए। अगर उसमें से हम 12 करोड़ ऐसे लोगों को निकाल दें जो या बुजुर्ग हैं या जो ऐसे व्यवसाय में लगे हैं कि वो कर देने की उनमें क्षमता नहीं है, तो 30 करोड़ ऐसे लोग हैं जिनसे इस देश में कर वसूलना चाहिए। पर कितने कर उपभोक्ता हैं इस मुल्क में? 64 साल बाद 3 करोड़ और 35 लाख सिर्फ कर उपभोक्ता हैं। ये मैं आंकड़े सिर्फ इसलिए इस सदन के समक्ष रख रहा हूं कि हर साल 30 करोड़ ऐसे व्यक्ति हैं जिनकी जो आयु, जिनकी जो इनकम है, वो टैक्स नेट से बाहर जाती है। एंड दिस गिव्स अस एन आइडिया ऑफ द काइंड ऑफ इंटरनल पैरेलल इकोनॉमी, the kind of internal black money which is generated annually in this country. जो विदेशी पहलू है जिसके ऊपर यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव लाया गया है, उसके बारे में एक चीज जाननी बहुत जरूरी है। यूरोपियन यूनियन ने 1990 के दशक के मध्य में एक स्टडी की थी और उस स्टडी में बहुत ही चौंका देने वाले तथ्य सामने आए थे। इस दुनिया में 206 अध्यक्षा जी 206 ऐसे मुल्क हैं जिन्हें प्रेफरेंशियल टैक्स रेजिम कहा जाता है और विच कैन कलोकियली बी कॉल्ड एज टैक्स हेवंस। एक बैंक है अंतरराष्ट्रीय, उसको कहते हैं बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स। उस बैंक ऑफ इंटरनेशनल सेटलमेंट्स का यह अनुमान है कि 1980 के बाद half of all the banking assets and liabilities of the world
आधे से ज्यादा जो बैंकिंग एसेट्स एंड लाइबिलिटीज है दुनिया की, दे फ्लो थ्रू वन टैक्स हेवन और द अदर। 1/3 ऑफ द टोटल एफडीआई, जो विदेशी पूंजी निवेश होता है, उसका 1/3 हिस्सा सिर्फ भारत में नहीं, पूरी दुनिया में जहां पे भी विदेशी निवेश होता है, वो किसी ना किसी टैक्स हेवन के थ्रू जाता है। यूनाइटेड नेशंस, जिक्र किया माननीय आडवाणी जी ने, अरे आ रहा हूं उस पर, सुन तो लो ही। अरे ब्लैक मनी पे जा रहा, सुनने की क्षमता रखिए। सुनिए सुनिए। यूनाइटेड नेशंस आपके ट्रेड और की जो संस्था है कॉमर्स और ट्रेड की, उसने अनुमान लगाया है कि 2007 में पूरे विदेशी पूंजी निवेश की जो मात्रा थी, टोटल एफडीआई इनफ्लोज वर $1.7 ट्रिलियन। 2010 में आर्थिक मंदी, महामंदी के कारण वो घट के $1.2 ट्रिलियन रह गई। पर अध्यक्षा जी, चौंकाने वाली बात यह है कि 1980 से लेकर 2011 तक जो इस विदेशी पूंजी निवेश में टैक्स हेवंस का हिस्सा था, वो 26.2% से बढ़कर 33.6% हो गया। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि हर तीसरा डॉलर जो कहीं पे भी दुनिया में निवेश किया जाता है, वो किसी ना किसी टैक्स हेवन के थ्रू रूट किया जाता है। ये मैं आंकड़े आपके समक्ष इसलिए रख रहा हूं क्योंकि इस सदन को और इस मुल्क को जानने की जरूरत है कि ये जो समस्या है जिसके ऊपर आज ध्यान रोको प्रस्ताव पर बहस हो रही है, ये कितनी विकराल है, इसका जो विकराल रूप है वो किस तरह से फैला हुआ है। सभापति महोदय, आडवाणी जी ने अपना वक्तव्य देते हुए टैक्स हेवंस का जिक्र किया। I would like to draw the attention of this house as to what is a tax haven. ये tax haven किस बला का नाम है? A tax haven is nothing else except a sovereign country, and at this point in time there are 206 preferential tax regimes or tax havens around the world. Now what do these tax havens do? ये tax haven करते क्या है? ये tax haven ऐसी नीतियां बनाते हैं, ऐसे कानून बनाते हैं जिससे जो अंतरराष्ट्रीय पूंजी है, a particular kind of mobile global capital is attracted to these tax havens. And what do they offer? वो पूंजी यहां क्यों नहीं आती, उस टैक्स हेवन में या उन देशों में क्यों जाती है? क्योंकि वो इजी इनकॉर्पोरेशन कि 24 घंटे में आप कंपनी शुरू कर सकते हैं, उसके अलावा आपके जीरो टैक्सेशन, और सबसे बड़ी बात कॉन्फिडेंशियलिटी और सीक्रेसी की गारंटी देते हैं। यहां पे जिक्र हुआ स्विट्जरलैंड का। मैं ये बताना चाहता हूं इस सदन को कि जिस कानून का माननीय आडवाणी जी ने जिक्र किया, उसके बावजूद भी आज स्विट्जरलैंड में एक कानून है, आर्टिकल 47 of the Swiss banking laws of 1934. And what does that law say? That law says that anybody who is a bank employee, he commits a criminal offense if he divulges any information with regard to any bank account. और ये जो फौजदारी का मामला, उसके ऊपर तब नहीं बनता अगर किसी विदेशी सरकार को वो सूचना दे। ये फौजदारी का मामला तब भी बन जाता है अगर वो अपनी सरकार को भी सूचना दे। बात सही है कि यस, देयर आर एक्सेप्शंस टू द रूल, देयर आर एक्सेप्शंस टू द रूल। मनी लॉन्ड्रिंग, प्रोसीड्स ऑफ क्राइम आर एग्जम्प्टेड फ्रॉम दिस रूल, बट देन द कंट्री विच आस्क्स फॉर इंफॉर्मेशन, वो देश जो ये सूचना मांगता है, उसको ये प्रमाणित करना पड़ता है अपने कानून के तहत ही नहीं, स्विट्जरलैंड के कानून के तहत भी, कि ये अपराध हुआ है, ये व्यक्ति गुनहगार है जिसके बारे में ये सूचना मांगी जा रही है। और जैसा मैंने पहले कहा कि ये जो टैक्स हेवंस है जो पूरे दुनिया में फैले हुए हैं,
वो बेसिकली 3 किस्म के हैं. There are 3 kinds of tax havens. The first one of those are which are linked to the erstwhile British Empire. They are centered around the city of London. They are fed by something called the Euro market. They consist of the crown dependencies, the territories, the Pacific atolls, हांगकांग एंड सिंगापुर. ये दूसरी बात है कि हांगकांग अब चाइना को चला गया है. दूसरे यूरोपीय टैक्स हेवन्स हैं, और ये आज नहीं बने थे. ये टैक्स हेवन बने थे 1920 में, 1925 में, जिसको कहते हैं ज़ूरिक, ज़ूग और लाइकेंटाइन ट्रायंगल. और तीसरे जो इमर्जिंग इकोनॉमीज थी, जो दुनिया की उभरती अर्थव्यवस्थाएं हैं, उन्होंने भी इसी तरह की नीतियां अपनाई. दुबई है, उरुग्वे है, पनामा है. इन सब मुल्कों की अगर आप परिभाषा निकालें एक अर्थनीति के हिसाब से, ऑल ऑफ देम कैन एक्चुअली बी क्वालिफाइड टू बी कॉल्ड टैक्स हेवन्स. इस मुल्क में इसका ये सारा जिक्र मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि ये बहुत सरल सी चीज है कि आपने जाके सूचना मांगी और उस देश ने सूचना दे दी. वास्तविकता ये है कि हर देश ने या इन देशों ने इस तरह के कानून बनाए हुए हैं जिससे इस तरह का जो कैपिटल है, इस तरह की जो पूंजी है, उसको वो संरक्षण देते हैं. हाँ, ये बात सही है कि वो जो ढांचा बना हुआ है उस ढांचे को तोड़ने की कोशिश की जा रही है. पर ये जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है सभापति महोदय, दिस कनार्ड व्हिच इज बीइंग स्प्रेड दैट एज इफ द एंटायर प्रॉब्लम ऑफ ब्लैक मनी has originated because of the UPA government, I think nothing can be more untrue. इससे गलत बात और कोई नहीं हो सकती कि ये जो काले धन की समस्या है ये यूपीए की सरकार ने पैदा की है. रियलिटी ये है, वास्तविकता ये है that it is a legacy issue. The problem of black money is linked to the economic models that we have adopted. It is linked to the taxation statutes that we have put in place, the taxation rates that we have followed, and more importantly, और मुझे इस बात को कहने में शर्म महसूस होती है कि ये काले धन की समस्या जो हमारे सारे प्रचार की नीति है, जो इलेक्टोरल फाइनेंस है, उससे भी जुड़ी हुई है, उसमें भी सुधार करने की जरूरत है. अब यहां पे कई किस्म के आंकड़े रखे गए. कि भारत का कितना धन विदेश के बैंकों में जमा है. भारतीय जनता पार्टी की जो टास्क फोर्स है वो कहती है कि जी 25 लाख से 70 लाख करोड़ रुपया जमा है. ग्लोबल फाइनेंशियल इंटेग्रिटी जिस संस्था का जिक्र किया गया वो कहती है कि $213 बिलियन है, जो आज की कीमत पर $462 बिलियन होगा. पर अभी तक किसी को यह अनुमान नहीं है कि कितना धन भारत का विदेशी बैंकों में जमा है. और इसीलिए यूपीए की सरकार ने यह पहल की कि मार्च 2011 में उन्होंने एक स्टडी कमीशन की, यह पता करने के लिए कि भारत के अंदर और भारत के बाहर कितना ऐसा काला धन है, कितनी बड़ी यह समानांतर अर्थव्यवस्था है जिससे कि इसका पता लगाया जा सके, उसके बाद कदम उठाए जा सके उसको वापस लाने के लिए. और ऐसा नहीं है कि पहली बार ऐसी स्टडी की गई है. 1985 में कांग्रेस की सरकार थी जिसने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक पॉलिसी फाइनेंस को कमीशन किया था स्टडी करने के लिए कि इस देश में कितना काला धन है. और उस टाइम पे उनकी ये रिपोर्ट थी कि 36,786 करोड़ रुपया, 16.5% ऑफ द इंडियन जीडीपी इज द एक्सटेंट ऑफ आवर पैरेलल इकोनॉमी. और इसीलिए 2009 के बाद जब एक अंतरराष्ट्रीय आम सहमति बनी, when there was an international consensus that we need to deal with these tax havens, we need to break down the walls of secrecy, that the UPA government put in place a 5-pronged strategy to deal with the menace of black money. And what does that strategy consist of? A legislative framework, upgradation of implementation systems, ऐसे लोगों को ट्रेन करना जो इस काले धन का पता लगा सके, ऐसी संस्थाएं बनाना जो इनके खिलाफ लड़ाई लड़ सके,
और सबसे जरूरी जो अंतर्राष्ट्रीय एक आम सहमति बन रही है, उस अंतर्राष्ट्रीय अहम सहमति का नेतृत्व करना, जिससे कि काला धन वापस आ सकता है। और पिछले 2.5 साल में ये जो सारे कदम उठाए गए हैं, the steps which have been taken by the UPA government, they have yielded results। 85 ड्यूल टैक्सेशन अवॉइडेंस एग्रीमेंट्स और टैक्स एक्सचेंज इंफॉर्मेशन एग्रीमेंट्स अपडेट किए गए हैं, और जो नोटोरियस टैक्स हेवंस हैं, बहामास, बरमुंडा, ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स, आइल ऑफ मैन, केमन आइलैंड्स, जर्सी, मोनाको, सेंट किट्स एंड नेविस, मार्शल आइलैंड्स, ऐसे जो टैक्स हेवंस हैं, इनके साथ टैक्स इंफॉर्मेशन एक्सचेंज एग्रीमेंट्स के ऊपर हस्ताक्षर किए गए हैं। उसके तहत 333 दरखास्तें इन मुल्कों को भेजी गई हैं कि हां, आपके देश में ऐसे भारतीय नागरिक हैं जिनके खाते हैं, उनके बारे में हमको आप जानकारी दीजिए। 9,920 देश में से इंफॉर्मेशन सोर्स की गई है ऐसे खातों के बारे में। और इस सब का नतीजा क्या है? That 34,145 crores worth of mispricing has been detected। अब ये मिसप्राइसिंग क्या चीज है सभापति महोदय? एक समय था, अडवाणी जी ठीक कह रहे थे, 9/11 से पहले, जबकि अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में जो ये समानांतर पैसा था या ब्लैक मनी थी, ये हवाला के माध्यम से जाया करती थी। पर जैसे जैसे बैंकिंग लॉज सख्त होते गए, ट्रांसफर प्राइसिंग के माध्यम से, ओवर इनवॉइसिंग के माध्यम से, अंडर इनवॉइसिंग के माध्यम से पैसा अंदर बाहर लाया जाता है। और इसीलिए सरकार ने कड़ाई करके 34,145 करोड़ रुपया जो इस तरह से मिसप्राइस किया गया था, उसको ट्रेस किया है। 18,750 करोड़ रुपए की जो कंसील्ड इनकम है, उसको बाहर निकाला गया है। और इसमें से 3,000 करोड़ रुपया ऐसा है जो पिछले 6 महीने में सरकार ने सर्चेस करके, सीजर करके डिटेक्ट किया है। और जहां तक विदेशी बैंकों से सूचना की बात है, फ्रांस ने सूचना दी 70 लोगों की, और उन 70 लोगों के खिलाफ कार्रवाई की गई और 400 करोड़ से अधिक जो कर है वो वसूल किया गया। और उनके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई है, फौजदारी की कार्रवाई है, वो फौजदारी की कार्रवाई जारी है। यहाँ पे मिस्टर चेयरपर्सन सर, a reference was made. He will reply. Minister a reference was made. Just please take one. No. आपका जब nothing will go on record. आपका जब only the minister will go. आएगा तब बोल लीजिएगा। Please take him. Minister will reply. Don't interfere. Let him. Mr. Chairperson, sir, a reference was made here to the Hassan Ali case. Now, I would like to just read out one excerpt from the BJP task force report on black money. On page 42, it says the ED gave Ali 1 month's notice to reply to the show cause notice and also explain how his funds grew from an initial deposit of $1.5 million in 1982 to a low of $560 in 1997 to $969 million in 1997 to $8 billion by 2006. Now let us pause here for a moment. In 1982, this gentleman had $1.5 million in his account. It came down to $560 by 1997. Who was in office from 1980 to 1996? It was a Congress government in office. In 1996, the Congress government demits office and the money rises. The money rises to $969 million. And then, Mr. Chairperson, between 1997 and 2006, the money rises to $8 billion. Out of those 9 years, who was ruling this country for 6 years? The NDA was ruling this country. Wasn't it their responsibility that if this was Indian money, to find out as to how this money was siphoned off? How did this money go abroad?
What action had they taken to ensure that this money was not siphoned out of the country? हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और। मैं इसके ऊपर कोई जजमेंट नहीं देना चाहता, पर हां इस हाउस की समझ पे छोड़ना चाहता हूं कि ये आंकड़े अपनी कहानी अपनी जुबानी कहते हैं। यहां पर लाइशेंस्टाइन की बात हुई, लाइशेंस्टाइन की बात हुई। माननीय आडवाणी जी ने लाइशेंस्टाइन के मसले को लेकर, जो जिनकी मैं बहुत व्यक्तिगत तौर पे इज्जत करता हूं, राम जेठमलानी जी, उनकी याचिका का जिक्र किया और यह पूछा कि जो लाइशेंस्टाइन के नाम हैं वो लाइशेंस्टाइन के नाम सरकार बता क्यों नहीं रही है। मैं आपकी अनुमति से इस याचिका में जो ऑर्डर पास किया है सुप्रीम कोर्ट का, उसके सिर्फ 2 पैरे पढ़ना चाहता हूं। और सुप्रीम कोर्ट क्या कहती है? द राइट्स ऑफ द सिटीजंस टू इफेक्टिवली सीक द प्रोटेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स अंडर क्लॉज 2 of Article 33 has to be balanced against the rights of citizens and persons under Article 21. The latter cannot be sacrificed on the anvil of fervid desire to find instantaneous solutions to systemic problems such as unaccounted monies, in which vigilante investigations, inquisitions, and rabble-rousing by masses of other citizens should become the order of the day. The right of the citizens to petition this court for upholding of fundamental rights is granted in order that the citizens inter alia are ever vigilant about the functioning of the state in order to protect the constitutional project. The right cannot be extended to being inquisitors of fellow citizens. An inquisitorial order where citizens' fundamental right to privacy is breached by fellow citizens is destructive of the social order. The notion of fundamental rights, such as a right to privacy as a part of right to life, is not merely that of the state, is not merely that the state is enjoined from derogating from them. It also includes the responsibility of the state to uphold them against the actions of others in society, even in the context of exercise of fundamental rights by others. And what does the court conclude by saying? The court concludes by saying that in these circumstances, it would be inappropriate for this court to order the disclosure of such names, even in the context of proceedings under Clause 1 of Article 32. ये मैं नहीं कह रहा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। जो लोग ये पूछते हैं कि लाइशेंस्टाइन के नाम क्यों नहीं सार्वजनिक किए गए, उनका जवाब ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो एक जनहित याचिका में जो भारतीय जनता पार्टी के एक सांसद ने कोर्ट में दायर की थी, वो फैसला सुनाया गया है। मैं इस बहस को यूपीए बनाम एनडीए नहीं बनाना चाहता। बीजेपी ने यात्रा निकाली, हम उसका स्वागत करते हैं, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि ये जो काला धन बाहर पड़ा है वो वापस आए। पर मैं ये पूछना चाहता हूं कि इनकम टैक्स एक्ट में एक सेक्शन है 138, जिसके बारे में मैंने माननीय वित्त मंत्री जी से पिछले मॉनसून सत्र में सवाल पूछा था। वो सेक्शन 138 predates the Right to Information Act by 40 years. And what does that section 138 say? It says that any citizen can approach the concerned commissioner to get information about any assessee. I would like to ask the Bharatiya Janata Party, they are very concerned about black money. Did they go and approach the income tax department to get any information about any assessee who has black money before they went on this yatra? गए कभी ये इनकम कर विभाग के पास सूचना मांगने के लिए कि हाँ ये व्यक्ति हैं, हमको आशंका है कि इनके पास काला धन बाहर के बैंकों में जमा है, इनके बारे में आप सूचना दीजिए? नहीं, क्योंकि मंशा काला धन वापस लाने की नहीं है, काला धन का जो मुद्दा है उसका राजनीतिकरण करने की है। आज यहां पे कहा गया कि एनडीए के जितने सांसद हैं उन्होंने एक डिक्लेरेशन दी है कि उनका किसी विदेशी बैंक में कोई पैसा नहीं जमा है। मैं उनका स्वागत करता हूं, पर उसके साथ साथ ये डिक्लेरेशन क्यों नहीं दी गई कि हमारे पास देश में भी कोई काला धन नहीं है? क्या देशी और विदेशी काले धन में यह फर्क करते हैं?
Please. राजनीतिक नाटक है, इससे काला धन वापस नहीं आने वाला है। और I want to bring it to your attention, Mr. Chairperson, sir, and the attention of this House, that there are 3 sectors in India which are the biggest consumers of black money. The first is real estate, the second is gold bullion, and the third is the Mauritius route, which is called round tripping of black money. Real estate का जो सेक्टर है, उसमें ब्लैक मनी की जनरेशन के लिए जो प्रावधान थे, उनको किसने डाइल्यूट किया? एनडीए की सरकार ने। 37 आई, किसने हटाई? 1 जुलाई 2002 को 37 आई की जो डिक्लेरेशन थी, जिससे कर विभाग को यह पता लगता था जब भी कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती थी कि वो अंडर वैल्यूड नहीं है, उसको किसने हटाया? एनडीए ने। जो धारा 230 ए है इनकम टैक्स एक्ट की, जिसके तहत आपको कर विभाग की परमिशन लेनी पड़ती थी कोई भी प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कि आपके कोई आउटस्टैंडिंग टैक्स ड्यूज तो नहीं है, उसको किसने हटाया 1 जुलाई 2001 को? आपके एनडीए की सरकार ने। मॉरिशस की बात होती है। You know, the interesting thing, Mr. Chairperson, sir, about the Mauritius route is that there was a circular called 789. There was a circular called 789, which was issued on the 13th of April 2000 by the NDA government. And what did that circular do? It prevented the assessing officers from finding out whether a person was a bona fide resident of Mauritius or not. क्योंकि उसे होता क्या था कि कोई भी व्यक्ति मॉरिशस से सर्टिफिकेट ले आया कि हाँ हम क्या कहते हैं वहां रहते हैं और उसके ऊपर कोई कर नहीं लगेगा, उससे पहले का आयकर विभाग के पास यह अख्तियार थे कि आप कोई भी प्रमाण देते थे तो उस प्रमाण की जांच होती थी। इसी तरह से आपके 1 जून 2003 को जो सर्च एंड सीजर की पावर थी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की, वो डाइल्यूट की गई, सो दैट गोल्ड बुलियन which was unaccounted, which used to be seized earlier, does not get seized. And chapter and verse, I can give you far more examples of the manner in which the NDA during those 6 years actually diluted the provisions of the law. I'm concluding, Sana Sahab, I'm concluding. I'm concluding, you can speak after me. I'm concluding how the NDA government diluted the provisions of the law to generate black money. इसलिए सभापति महोदय, मैं अपनी बात सिर्फ ये कहकर समाप्त करना चाहता हूं कि कृपया करके इस मुद्दे की का राजनीतिकरण ना कीजिए। एक आम सहमति बन रही है दुनिया में। There is a global consensus being generated whereby we can bring the black money back. Do not dilute it by politicizing it. Thank you very much, Mr. Chairperson, sir. Please. You tell me what you Mr. Chairman. Please, order, please. There are some facts which have to be put squarely before the House. Please. Mr. Manish Tiwari has referred to certain developments, certain amendments which took place during the NDA time when I was the finance minister.